Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय हो गए हैं। उनके खिलाफ कुल 6 शिकायतें आई थीं। 5 शिकायतों पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 6ठी शिकायत से उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोप कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, जान लेते हैं। इंडिया टुडे के लिए लीगल मसलों पर नजर रखने वाली रिपोर्टर सृष्टि ओझा ने बताया कि कुल 3 धाराएं बृजभूषण पर लगी हैं। पहली IPC की धारा 354 आपराधिक प्रवृत्ति के साथ किसी महिला की मोडेस्टी पर प्रहार करना, दोषी पाए जाने पर 2 साल से ज्यादा की सजा उनको हो सकती है। धारा 354A जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। 2 शिकायतकर्ताओं के केस में बृजभूषण पर धारा 506(1) भी लगी है। ये धमकाने पर लगती है। दोषी पाए जाने पर इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। आपको याद ही होगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर ये सारे आरोप लगाते हुए दिल्ली में महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। बाद में प्रोटेस्ट तो उठ गया था, लेकिन बृजभूषण पर केस दर्ज हो गया था। हाल ही में बृजभूषण ने दोबारा जांच की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने आरोपों पर फैसला सुरक्षित रखने के लिए 7 मई की तारीख तय की थी। बाद में तारीख आगे बढ़ गई और आज यानी 10 मई को आरोप फाइनली तय किए गए। चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इस डेवलपमेंट के राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से 3 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह उनके बेटे को टिकट मिला है, जिनका नाम है करण भूषण। लेकिन विपक्ष बृजभूषण पर लगे इन आरोपों को लेकर अब बीजेपी को भी निशाने पर ले सकता है। महाराष्ट्र के 11 साल पुराने नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में अब जाकर के फैसला आ गया है। पुणे की एक अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाया है सेशंस जज PP जाधव ने। सबसे पहले इस मर्डर केस के बारे में आपको बता देते हैं संक्षेप में, फिर फैसले पर लौटेंगे। महाराष्ट्र के एक लेखक थे नरेंद्र अच्युत दाभोलकर। धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ खुलकर लिखते बोलते थे। इस पर किताबें भी लिखी उन्होंने। एक प्रमुख किताब है अंधविश्वास उन्मूलन। किताब 3 खंडों में उपलब्ध है, विचार, आचार और सिद्धांत। 1989 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की उन्होंने। इस समिति के वो अध्यक्ष रहे। महाराष्ट्र में समिति की 180 शाखाएं अभी भी एक्टिव हैं। 20 अगस्त 2013 को पुणे में 2 लोगों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2014 में मर्डर केस की जांच CBI को सौंपी गई। 2016 में CBI ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर हत्या की साजिश के अलावा आर्म्स एक्ट और UAPA भी लगा। पुणे की अदालत में केस चला। दाभोलकर के परिवार की अर्जी पर कुछ समय केस हाई कोर्ट की निगरानी में भी चला, फिर हाई कोर्ट ने निगरानी छोड़ दी। 2021 में 5 आरोपियों पर आरोप तय हुए और अब उस पर फैसला आया है। फैसला कि 3 आरोपियों को बरी किया जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, वकील संजीव पुनालेकर और वकील विक्रम भावे। 2016 में CBI ने तावड़े को इस मर्डर केस की साजिश का मास्टरमाइंड बताया था। अब ये तीनों आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। 2 दोषियों को उम्र कैद हुई है और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इनके नाम है शरद कालस्कर और सचिन एंडुरे। इन दोनों को ही दाभोलकर पर गोली चलाने का दोषी पाया गया था। दाभोलकर ने किताब अंधविश्वास उन्मूलन में लिखा था, ढकोसलों को जीवन में स्थान देने का मतलब अंधविश्वास के खतरे को मोल लेना है। आज भी कुछ गांवों के लोग काला जादू के विषय को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। खून खराबा होता है, हजारों रुपयों की क्षति होती है। इसे रोकना जरूरी है। देश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बहुत कमी है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय लोग दैवीय इलाजों के जरिए अपना शारीरिक और मानसिक नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही समाज में गलत संदेश भी पहुंचाते हैं। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। लोकसभा चुनाव में बीते 3 चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर यह कहते हुए सवाल उठाए थे कि मतदान का डेटा जारी करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इसी बात पर थोड़ा सोच विचार कर बयान देने की हिदायत दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे। आयोग ने शुक्रवार को इस सवालों पर जवाब दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई। फाइनल वोटिंग डेटा हमेशा वोटिंग के दिन से ज़्यादा रहता है। 2019 के चुनाव के बाद से हम मैट्रिक्स पर इसे अपडेट कर रहे हैं। हमारे डेटा कलेक्ट करने के तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की मंच साझा किया।
राहुल ने कहा, बीते 3 साल में हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को 50 सीटें मिलेंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया है, अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म किए हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस रैली में कहा कि ये कैसी सरकार है जिसका हर पेपर लीक हो जा रहा है। फौज में भर्ती को कम कर दिया गया है, नौकरी भी 4 साल की कर दी है। हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल मौका मिला पर उन्होंने देश को अनफिट कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि देश को ये, यानी प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को ये फिट कब करेंगे। 10 साल इन्हें देश को फिट करने का मौका मिला, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांतिलाल भूरिया ने गुरुवार को रतलाम के सैलाना में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कहा था कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। इस बात का विरोध हुआ तो भूरिया ने अब शुक्रवार को, यानी आज, एक बयान जारी किया, सफाई दी, कहा कि मैंने व्यंग्य के रूप में ये बात कही थी। हालांकि ये बात यहीं रुकी नहीं। इसके बाद में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो एक कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कसते हुए कहा कि भूरिया जी की उम्र 70 पार हो चुकी है, बच्चे और बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। और अब चुनावी किस्से में बात फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े परिवार की राजनीति की, देओल परिवार। आप जानते ही हैं कि हेमा मालिनी 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से जीतकर सांसद बनी और इस बार भी मथुरा से ही चुनाव लड़ रही हैं। सनी देओल भी 2019 में पंजाब की गुरदासपुर सीट से जीतकर सांसद बने थे बीजेपी के ही टिकट से। तब सनी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को हराया था। हालांकि इस बार सनी ने टिकट वितरण से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपनी राजनीतिक पारी को यहीं विराम दे रहे हैं और अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन सबसे पहले धर्मेंद्र ने भी 2004 में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तब उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।